आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। ओवरऑल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फिगर का पोस्टमार्टम। ये उन बच्चों के लिए है जो ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा डरते हैं, डायग्राम ही नहीं बना पाते, सॉल्व तो करने की दूर की बात है, या फिर अगर डायग्राम जैसे तैसे बनता भी है तो कुछ का कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उनको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल क्योंकि पेपर है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज, एक फिगर दे रहे हैं, उस फिगर पे एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा 2 नंबर का। प्री से पहले भी करनी पड़ेगी ये क्लास, मेन से भी हर पेपर से पहले करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी बच्चा देख रहा हो, चाहे पेड स्टूडेंट, यूट्यूब स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, किसी का भी स्टूडेंट, उसके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप की। वार्म अप में अगर मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है मेरा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए वार्म अप में, सिर्फ एक चीज कि अगर एक सर्कल है और मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मतलब जिसकी चारों भुजाएं सर्कल पे है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। तो आप बोलोगे कि ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी इक्वल्स टू 180, यानी कि अपोजिट सम का, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दुनिया जानती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सा वार्म अप है, मतलब आपको सिर्फ एक पुशअप कराया मैंने, ठीक है, और सीधा आपको कुदा दिया, ठीक है, गंगा में। अब देखो आप, आउटकम 1, 2 आउटकम, ये फिगर है, इसके 2 आउटकम बढ़ाए जाएंगे। पहला आउटकम, अगर मान लीजिए आपने बोल दिया, यहां से अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को बोला जा रहा है कि अगर ये अल्फा है और ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी अल्फा माइनस एक्स। ठीक है, मॉडुलस में ले लो। एक्चुअल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, बड़ा कौन सा है एक्स, तो आप बोलोगे डायग्राम देख के मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आप बोल दोगे एक्स माइनस अल्फा। और अगर मैं इधर देखूं तो मैं इसको बोल सकता हूं वाई माइनस अल्फा। लेकिन हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव, इस चीज में इतना सोचना नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, ऐसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब मैंने अगर स्टार्ट किया एक और आउटकम, आउटकम नंबर 2, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर में आए हुए 6 क्वेश्चन। आउटकम नंबर 2 कहता है कि अगर ये x है और ये y है और ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा 90 x प्लस 2 का हाफ, खत्म। 2 आउटकम याद करने हैं, एक ये वाला कि इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, और एक ये वाला कि भैया ये जो निकलता है 90 माइनस एक्स बाई 2 का, x प्लस वाई का 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे बढ़ाया वैसे बढ़ाया, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, एक खाली डायग्राम बना दो, सिर्फ ये, जिसमें कोई नेमिंग नहीं देनी, आपने नाम नहीं देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने नाम ऐसे दे देना है ए बी सी और डी। आपने देखा कि एडी को बढ़ाया और बीसी को बढ़ाया, पी पे मिला, इसको बढ़ाएंगे ये क्यू पे मिलेगा। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है आपको 60, एंगल ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 72, और आपसे पूछा क्या है डीपीसी, आपसे ये पूछा है, और बी क्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, दिस माइनस दिस, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 12, आउटकम नंबर 1। और अगर ये 72 है तो वार्म अप से मुझे पता है ये 108 आ गया, तो 108 माइनस 60, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 48, यानी कि 48 और 12 का डिफरेंस इन्होंने पूछा है 36, पहला आंसर। दूसरा, फिर से आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने बोला देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बढ़ाया वो बढ़ाया, ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले खाली डायग्राम बना लेते हैं। खाली डायग्राम बना लिया और उसके बाद ए बी सी डी ऐसे नाम दे दिया। अब आपने पढ़ा कि अगर आप ए बी को और डीसी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ई आ रहा है, और अगर इसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो एफ आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ए डी सी, यानी ये दे रखा है आपको 75 दे रखा है, और बीईसी दे रखा है आपको 52, और आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन बी ए डी, यानी मुझे ये चाहिए और मुझे ए एफ बी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर मेरे पास ये 75 है तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 105, 105 में से 52 गए, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, यानी 105
माइनस बिंदु इक्वल्स टू 52, तो 52 इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये 53 आ गया। और 75 में से 53 गए तो ये वाली वैल्यू निकल गई 22। आपसे पूछा क्या है, इसने बोला कि BAD यानी 53 और AFB यानी कि 22, 53 माइनस 22 यानी कि 31 आंसर है, खत्म। एक और क्वेश्चन, फिर से आपने पढ़ा क्वेश्चन, आप फ्रेम समझ गए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दो इधर से बढ़ाते हैं, दो उधर से बढ़ाते हैं। आपने सबसे पहले खाली बिना किसी नेमिंग का डायग्राम बना दिया इस तरीके से, आपने बोला ठीक है। उसके बाद नाम दे दिया कि भैया ABCD। आपको पता चला कि AB को प्रोड्यूस किया, DC को प्रोड्यूस किया, तो ये E पे मिला, तो उधर वाला F पे आ गया। अब आपने बोला ADE यानी कि ADE यानी ये आ गया आपका 80, ठीक है। और आपने बोला AED यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 50। अब आपसे पूछा क्या है AFB। अगर मेरे से ये पूछा है, मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर मेरे को कोई ये बोल दे, मैं ये बोल दूं, तो मैं बोलूंगा जी भाई साहब ये तो मेरा आंसर आएगा 100 में से 50 गए। अगर आप 100 और अगर 100 में से 50 गए, ठीक है, क्योंकि 100 में से दिस बराबर दिस, तो ये भी 50 आ गया। और आपको पता है 80 में से 50 गए 30 आंसर है। आउटकम नंबर 1 यही चल रहा है। फिर से आपने सवाल पढ़ा, ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं आपका, क्योंकि इसको इसी तरीके से करेंगे जितना ये डिजर्व करता है। ज्यादा इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने की आदत नहीं है मुझे, ठीक है। जितना ये डिजर्व करता है उतना ही करेंगे। अरे बढ़ जा भाई, ये तो उठ ही नहीं रहा। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ अब चलेगा, ओके। तो इसको आपने खाली डायग्राम बना दिया, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूं, हाँ, इसका नाम दे दिया ABCD। इसने बोला ABCD ऐसे क्वाड्रिलेटरल था, ऐसे करके। अब AB को प्रोड्यूस किया और DC को प्रोड्यूस किया तो F पे आया, और अगर AD को प्रोड्यूस किया और BC को प्रोड्यूस किया तो E पे आया। तो आप देखो BAD यानी ये वैल्यू 68 है, ठीक है। और अगर AEB यानी ये वैल्यू आपकी 27 है। आपको पता है इसमें से ये जाता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो अगर मेरे को चाहिए क्या वो भी देख लेते हैं, BFC चाहिए, कोई बात नहीं निकाल देंगे। आपने बोला इसमें से अगर मैं 68 लेके जाता हूं तो मेरा 27 आ जाता है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 68 और 27 यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 95, ये 95 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है BFC की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये चाहिए। तो मैंने बोला अगर ये 95 तो इस वाले को लोगे तो आप बोल दोगे जी 85 आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। 85 में से अगर हम 85 में से 68 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा 17 आंसर है, खत्म। नेक्स्ट एक और, फिर से आपने बोला पहले खाली डायग्राम बना देता हूं, और है क्या ABCD वाला ही है। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपने ऐसे डायग्राम बना लेना है, उसके बाद नाम देना है। ABCD दे रखा है तो ये ABCD। अब देखो आप AB को प्रोड्यूस किया और DC को प्रोड्यूस किया तो ये E पे आया, और इन दोनों को प्रोड्यूस किया तो F पे आया। आपको ADC की वैल्यू दे रखी है 78, और आपको BEC की वैल्यू दे रखी है 52। BEC की वैल्यू दे रखी है 52, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, इसने बोला जी आप वैल्यू निकालो AFB की। सबसे पहले देखो 72 है तो ये कितना आ गया, आपने बोल दिया भाई साहब ये आ गई आपकी 102। 102 में से 52 गए, यहां पे वैल्यू आ गई 50, और 78 में से 50 गए तो ये वैल्यू आ गई आपकी 28। आपसे पूछा कितना है, यही पूछा है AFB 28 आंसर है, खत्म। नेक्स्ट आपने बोला, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया। आप लिख के गूगल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जिनको ज्योमेट्री मुश्किल लगती है, ठीक है। जिनको बहुत अच्छी आती है वो ज्ञान देंगे अभी कमेंट सेक्शन में कि इतना क्या करना, ये क्यों याद करेंगे, वो क्यों याद करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जीना चाहते हैं या फिर कॉन्फिडेंस में जीना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए जिन्हें दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब ABCD फिर से अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो आपने बोला AB, इसकी वैल्यू वही कर सकते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर सिली मिस्टेक करते हैं। अब आपने बोला कि AB को प्रोड्यूस किया और DC को प्रोड्यूस किया E पे, और इसको प्रोड्यूस किया तो आपका ये आ गया F पे। तो BF A की वैल्यू आ गई आपकी 60, ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको AED की वैल्यू दे रखी है 30,
और आपसे पूछी कितनी है। अब देखो सबसे पहले कुछ भी पूछा हो 60 और 30, ये वाला मैंने क्या बताया था 90 और 60 प्लस 30 का एवरेज, तो आपने बोल दिया कि यहां पर कितना आ गया 45, यानी ये 45, ये आउटकम 2 है, आउटकम 2 से 45 निकाल दिया कि इसका और इसका एवरेज 90 में से माइनस कर दो, इसका और इसका एवरेज 90 में से माइनस कर दो 45। अब पूछा क्या वो देख लेते हैं, एंगल ए बी सी पूछा है, तो आपने बोला कि आंसर माइनस 45 की वैल्यू 30, तो आंसर की वैल्यू आपकी आ गई 75, खत्म, सॉल्व। ठीक है, एक और खत्म, 6 क्वेश्चन थे। तो ये शॉर्ट वीडियो है, लेकिन एक 6 क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर आपको मैंने 2 आउटकम बताए। ये वाला अगर हम ध्यान से देखें तो दिस माइनस दिस बराबर दिस, और ये वाला अगर हम देखें तो दिस माइनस दिस बराबर दिस। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये आउटकम 1 है, आउटकम 2। इस आउटकम 2 पे तो सीपीयू में भी क्वेश्चन आया, ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर 90 माइनस दिस बाई दिस कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जिन्हें कोई चीजें मतलब जैसे ज्योमेट्री में उनको एप्टीट्यूड को एक होता है ना, एप्टीट्यूड को हम एप्टीट्यूड की तरह पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। ठीक है, आप क्या करते हो, ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जाते हो तो भी नुकसानदायक होता है कि थ्योरी में इतना घुस गए तो भी दिक्कत आ जाती है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत मदद करेगी, बार बार रिवाइज करोगे पेपर से पहले तो हर बार क्वेश्चन मिलेगा आपको इस डायग्राम पे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ साल तक तो मिलेगा, कम से कम 1-1.5 साल तक। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन पे क्वेश्चन मिले तो मैं कुछ टॉपिक के नाम लिख देता हूं, चलो ये भी जरूरी है, जिन पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्च मारना है वैल्यू पुटिंग का बाप। ठीक है, इस पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर सुपर 100 की बात करें तो अभी प्री के बाद एडमिशन खोल देंगे, उसकी चिंता मत करो, मेंस की चिंता मत करो, पहले प्री निकालो। ठीक है, तो नाम बता रहा हूं मैं, उन टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वैल्यू पुटिंग का बाप आपको सर्च मारना है। ठीक है, उसके अलावा आपने ज्योमेट्री निचोड़, मेंसुरेशन निचोड़, ये सब आपको पता है। एक शिफ्टिंग जरूर सर्च मार लेना, क्योंकि उससे आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक होता है, मैंने एक चीज पढ़ाई थी रेशो शिफ्टिंग, वो एक रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, वो भी सर्च मार लेना। और एक आर्ट टूल्स, ये भी सर्च मार लेना। और एक 69 रूल बाय आभास सैनी, ये भी सर्च मार लेना। फिलहाल इतना सर्च मार लेना, इन सब में से कोई ना कोई आप ये मान के चलो 4 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी आपको और ये आपके बहुत काम आएगी। पेपर नजदीक है इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी 9 क्लास हो चुकी है, सिर्फ एक क्लास रोक रखी है, डे 10 वो भी जल्दी दे देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और कमेंट्स में मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी अच्छी चीजें लिखें ताकि हमारा मूड अच्छा हो जाए। और चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये कुछ फिगर्स हैं, ये इनमें से एक फिगर हमेशा एग्जाम्स में आती है। ठीक है, तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। सबसे पहली फिगर ये है, आपको दे रखा होता है कि 3 बराबर सर्कल है। ठीक है, 3 बराबर सर्कल है और आपको शेडेड एरिया निकालना होता है। ठीक है, 3 बराबर सर्कल और शेडेड एरिया। तो आपने बोला बराबर सर्कल मतलब मान लेते हैं ये इनके सेंटर्स हैं, तो अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूंगा, ये ज्वाइन करूंगा और ये ज्वाइन करूंगा, तो मैं आर 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 आर, ठीक है, तो ये वाली मेरी एक अंदर क्या बन गया, एक तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आपने बोला ठीक है ये 2R का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, कोई बात नहीं। अगर आपको शेडेड एरिया निकालना है तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसका एरिया माइनस अगर मैं ये पहला दूसरा और तीसरा पार्ट देखूं, तो आप बोलोगे अगर आप इस वाले एंगल को देखें, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, यानी अगर मेरे से एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाएगा, अगर आपसे किसी भी सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाता है, मान लो ये सेंटर है और ये ऐसे पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, ये O है तो आप बोलते हो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे बोलते हो। तो आपने बोला अगर इन तीनों का मिला के बोलेंगे तो तीनों का थीटा मिलाएंगे तो 180 आएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये जो
इन तीनों का एरिया है, उसको हम आंसर देंगे कि 180/360 इंटू पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो आपका आंसर आ गया ये 1/2, यानी कि इधर पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो अगर आपसे कभी भी शेडेड एरिया पूछा जाएगा तो आप तुरंत आंसर बताओगे। आंसर मैं यहां लिख रहा हूं कि √3/4 2a स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये शेडेड एरिया। पहली चीज, एल्गोरिथम याद रखो, बस वहां पे खुद सॉल्व कर लेना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में से सर्कल का आधा एरिया। आधा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बोल रहे हो कि अगर मान लो सपोज करो मैंने ऐसे करके बनाया, ठीक है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है, ठीक है, और ऐसे सेक्टर बने हुए हैं, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर। तो इस वाले सेक्टर का एरिया आएगा अल्फा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी अगर ये मान लो आर है तो सिमिलरली इसका आएगा, इस वाले का बीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सिमिलरली इसका आएगा गामा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो तीनों को जोड़ोगे तो पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो यहां पे आपने सीधा बोल दिया 2, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बराबर सर्कल दे रखे होते हैं, अंदर एक छोटा सर्कल दे रखा होता है, उसका रेडियस पूछते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक वार्म अप कराना चाहूंगा, वार्म अप, ठीक है। वार्म अप कहता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, यानी कि मान लो ये ए, तो अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये मीडियन भी होगा, हाइट भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और इस लाइन पे ये जो पॉइंट है आप इसको सरकम सेंटर भी बोल सकते हो, सेंट्रोइड भी बोल सकते हो, इन सेंटर भी बोल सकते हो, ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हो। इक्विलेटरल में एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो ये 2:1 में टूटता है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये जो 2 यूनिट है ना, इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं और इसको हम इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये सरकम रेडियस है और ये इन रेडियस को आप स्मॉल आर से दिखा सकते हो कि ये वाली सरकम रेडियस है, ठीक है, और ये वाली इन रेडियस है। तो अगर आपको बोला जाए तो ये 2√3 यूनिट की वैल्यू ए होती है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये वार्म अप था। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले वही इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, यानी कि आर 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब मैं मान लेता हूं ये मेरा इसकी वाली की एक्स है, मेरे को निकालना है फाइंड एक्स, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, ये एक्स है मान लो। तो आप बोलोगे अगर ये पूरी लाइन, अगर हम ध्यान से देखें, इस पूरी लाइन में से x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी एल्गोरिथम लिख रहा हूं मैं, एल्गोरिथम लिख रहा हूं कि अगर ये पूरी लाइन है इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने बोला इन रेडियस नहीं, सरकम रेडियस। देखो सरकम रेडियस होता है ये वाला डिस्टेंस, अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। तो आपने बोला कि एल्गोरिथम कहता है कि सरकम रेडियस, ऐसे लिख दो, सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, माइनस इसमें से अगर आप स्मॉल आर माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं निकालता हूं। सबसे पहले आपने बोला कि अगर ये 2r था, 2r था, 2r था, तो 2√3 2r, यानी इस 2 की वैल्यू, यानी इस 2 की वैल्यू, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2√3 बाय ये। तो आपने बोल दिया आंसर आएगा कि 2r बाय √3 माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू एक्स। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√3r बाय 3 माइनस आर। तो कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा, कई जगह लिखा होता है r 2√3 बाय 3 माइनस 1, इसको हम बोल देते हैं। इसी में अगर सर्कल अंदर की जगह सर्कल बाहर बना होता, यानी सर्कल बाहर बना हुआ है, अब आपको ये निकालना है कि ये मतलब ये समझ लो कि यहां से सेंटर है और ये एक्स है,
तो इस केस में आप एल्गोरिथम क्या बोलोगे, आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आएगी सरकम रेडियस, और अब जैसे मान लो ये छोटा सा था, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा आंसर आएगा आपकी बारी के सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस, यानी सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे अगर मैंने बोल दिया ऐसे, देख लो ऐसे ज्वाइन किया, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, थोड़ा और सुंदर सा बना देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, ये सरकम रेडियस है और प्लस ये, यानी आपने बोला आर, यानी सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस आर। और सरकम रेडियस अभी क्या निकाली थी आपने, आपने बताया था कि जब ये 2r होता है, ठीक है, लेट्स से अगर ये 2r है तो √3 यूनिट की वैल्यू होती है, यानी 2 की वैल्यू हो गई 2r/√3। या फिर आप कह सकते हो कि मेरा जो आंसर आएगा, यानी कि जो बाहर वाला ये जो रेडियस चाहिए मुझे, बिग वाले का रेडियस चाहिए, तो इसकी वैल्यू आएगी r + 2r/√3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r बाहर ले लो और आप लिख सकते हो 1 + 2√3/3। ये मेरा आंसर आ गया। अगर बाहर वाले का चाहिए तो बाहर वाले में प्लस हो जाता है और अंदर वाले में आपका माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, अगर मान लो कल को 4 सर्कल हो गए, 4 सर्कल, ठीक है, और आपसे शेडिड एरिया पूछ लिया, आपसे बोल दिया शेडिड एरिया, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है एरिया, अब जैसे ये आर 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 आर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि आप ऐसे लिख दीजिए कि शेडेड एरिया अगर मुझे निकालना है, शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 2 3 4 सेक्टर है। 4 सेक्टर का मतलब अब आप ये बोल सकते हो कि इसमें ये इन सबका जोड़ 360 है, तो 360/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो आप बोल दो कि सीधा सीधा आंसर आ गया। जब मेरे को आंसर निकला है 4r² माइनस पाई r स्क्वायर, यानी कि 3r नहीं, बस इतना, ये ठीक है, ये आंसर है शेडेड, ठीक है। कल को मान लो इसी में अंदर वाले का पूछ लिया, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसी शेप में अगर इसका सर्कल, अंदर वाले सर्कल का रेडियस पूछा है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसका x है, तो आप बोलोगे देखो सिंपल सी बात है, अगर एक डायगोनल की बात करूं, अगर ये 2r है तो ये 2r√2 हो गया, यानी 2r√2 डायगोनल किस किस के जोड़ से बना है, आपने बोला r के और ये 2x के, यानी कि 2r + 2x। तो आप सीधा बोल दोगे कि यहां पे 2r बाहर ले लो, √2 - 1 बराबर 2x, यानी हमें निकालना क्या x, तो x की वैल्यू होगी r√2 - 1। तो ऐसे भी निकल सकता है। अगर कल को 4 वाले में आपको सर्कल दे दिया तब कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ठीक है, अगर मुझे सर्कल दे दिया, यानी कि ऐसे समझ लो अंदर की जगह, अब अंदर तो निकाल ही दिया था हमने, वो तो बहुत ही आसान है, अगर सर्कल इसका अंदर बाहर दोनों निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर ये निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे स्क्वायर बना दो, ठीक है, आपने बोला ये स्क्वायर बना दिया, सेंटर है, मान लो ये ऐसे मान लो ये सेंटर है, सेंटर है, सेंटर है और ये सेंटर है, ठीक है। आपने बोला ये x है, तो वही वाली बात हो गई कि अगर 2r की वैल्यू लिख रहे हैं हम, ठीक है, आपने बोला जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये शेडेड था, इसमें सर्कल अभी बनाया था, अंदर बनाया था, ठीक है। अगर मान लो मैं बाहर बनाता हूं, अगर मैं बाहर बनाता हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा आएगा r, यानी कि मेरा आंसर आ गया। अगर पूरे का निकालना है, पूरे का, मान लो ये वाला y है, कि भाई बाहर बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, तो y की वैल्यू, आप बोलोगे y की वैल्यू जो आएगी, y की वैल्यू लिख दो 2r + x, 2r + x, और आपको पता है कि यहाँ पे 2r और x की वैल्यू कितनी थी मेरी, कि r√2 - 1, r√2 - 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि y = 2r
प्लस आर रूट टू माइनस आर, तो आर प्लस आर रूट टू, यानी सीधा सीधा रूट टू प्लस वन, या फिर ऐसे इतना ही रहने दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं कि आर प्लस आर रूट टू, आर कॉमन ले लो, वन प्लस रूट। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं इसमें भी मेरा एक आउटपुट निकल के आ गया कि जब मुझे बड़े वाला निकालना है तो सीधा सीधा आर रूट टू प्लस वन, बड़े वाला मतलब वाई, और अगर एक्स निकालना है छोटे वाला सर्कल निकालना है, बड़े वाला निकालना था तो प्लस छोटे वाला रूट टू माइनस वन। और अगर इस वाले में सेम देखो कि 3 वाले में यदि मेरे को बोला गया था कि ये छोटा है, मान लो इतना पोर्शन छोटा है और ये वाला पूरा बड़ा है, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल, तो अगर छोटा सर्कल का रेडियस निकालना है तो सीधा आप बोलोगे ये रहा, कि ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 2√3/3 माइनस 1 इंटू आर, और अगर बड़े वाला पूछा है पूरा, ये पूछा होता पूरा, तो आप लिख देते 2√3/3 आर प्लस 1 इंटू आर। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। और कई बारी एक चीज और पूछ लेते हैं, वो लेंथ ऑफ बैंड। ठीक है, इसको इग्नोर करो, 1 को इसको छोड़ दो, ठीक है, लीव इट। आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ये इसकी बात कर रहा हूं, यहां से ज्वाइन किया 90, यहां से ज्वाइन किया 90, यहां से ज्वाइन किया 90, सेंटर है मान लो, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, और ये ऐसे। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर रबर बैंड की बात हो रही है, या फिर सिंपल देखो आप, रबर बैंड की बात हो रही है, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस 2r, ये वाला डिस्टेंस भी 2r है, और ये वाला डिस्टेंस भी 2r है, यानी कि दो तरीके से तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, मैंने बोला लेंथ ऑफ रबर बैंड दो पार्ट्स में है, एक कर्व्ड में और एक स्ट्रेट में। स्ट्रेट का आंसर आया 2r 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 यानी 6r, और कर्व्ड का जो आंसर आएगा ना, हमेशा आप ध्यान रखना है इसका, हमेशा ये एंगल मिला के 360, आप बोलोगे हमेशा 2πr आता है, हमेशा। यानी कि अगर कल को मैं कितने भी सर्कल बना दूं, कितने भी सर्कल पे रबर बैंड चिपका दूं, तो कर्व्ड हमेशा फिक्स रहेगा 2πr। और ये जो 6r है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ सर्कल इंटू डी, डायमीटर, नंबर ऑफ सर्कल इंटू डायमीटर। तो आप ऐसे एक रटा हुआ फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रबर बैंड अगर निकालना है तो 2πr फिक्स रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा इन तीनों का जोड़ 2πr आता है। आप देख भी सकते हो कैसे आएगा। आपने बोला कि 90, एक सर्कल में 90, ठीक है, यहां पे 90 90 90, अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे बचा हुआ चाहिए ना, बचा हुआ, और यहां पे भी देख लो आप, ये 90 90 ऐसे करके 90 90, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इसको इक्विलेटर मानना क्या है, ये 60 है, तो एक पॉइंट पे 90 भी चला गया, एक और 90 चला गया, और 60 चला गया, बचा कितना, 120। तो ये 120 आएगा, 120 120 और 120 यानी 360। 360 का मतलब कितना है, एक सर्कल। तो हमेशा ये 2πr रहेगा, और n इंटू डी, डी मतलब डायमीटर। तो मैंने ये आपको पोस्टमार्टम जो बताया उसके अंदर आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अगर ये शेडिड पूछा है तो इक्विलेटरल में से सर्कल का आधा यानी πr²/2, ठीक है, माइनस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये निकालना है तो आप बोल सकते हो कि छोटा वाला अगर निकालना है तो 2√3/3 माइनस 1 इंटू आर, और अगर बड़े वाला निकालना होता तो 2√3/3 प्लस 1 इंटू आर, ठीक है। ऐसे ही आप 4 वाले में बोल रहे हैं, शेडिड का मतलब है कि पूरे में से पूरा सर्कल का एरिया माइनस कर दो। और यदि मेरे को बोला गया है इसको, तो आप इसको भी कह सकते हो कि √2 माइनस 1 इंटू आर। मैंने फॉर्मूला बता दिया प्रॉपर, और आपको प्रूफ भी कर दिया। और इसी में अगर बड़ा लेके जाना है तो बड़े वाला ही आ जाएगा कि √2 प्लस 1, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे से कोई बोलेगा जो आ सकती है, एक तो ये आ सकती है,
और वो ये पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ से बनाता हूं कि जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है। अगर अंदर का पूछेंगे, इसका रेडियस पूछेंगे, अब मान लो ये आर है, तो आपसे बोला जाएगा, तो आप बोलोगे 2√3/3 - 1 इंटू आर। और अगर बाहर एक बना दिया और इसका रेडियस, बड़े वाले का रेडियस पूछ लिया, तो आप बोलोगे 2√3/3 + 1 इंटू आर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो जैसे मैंने 4 सर्कल बना रखे हैं, ठीक है, और अगर इसका अंदर का पूछ लिया या बाहर का पूछ लिया, 2 पूछ सकते हैं, ठीक है, देख लेना, समझ गए ना आप। ड्राइंग थोड़ी अपनी ऐसी है थोड़ी जरा। तो अंदर का पूछ लिया तो √2 - 1 इंटू आर, और बाहर वाला पूछ लिया तो √2 + 1 इंटू आर। आई होप के यू गॉट इट। और ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके बहुत काम आएगी पेपर में। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, आपने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मान लो ये, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट। हमें सबको मालूम है कि पेरेंट थ्योरम होती है पाइथागोरस, h² = p² + b²। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर मान लो सपोज करो, लेट्स से मैंने बोल दिया, एक सिंपल सी बात करी, मैंने बोला देखो ऐसा है कि यदि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक 90 के अंदर 90 है, ठीक है, 90 के अंदर यहां पे 90 है, तो आप लोग पढ़ते हो सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे कठिन टॉपिक होता है। आपको सिमिलैरिटी लास्ट केस में सिमिलैरिटी लगानी है जब कुछ भी ना लगे। अगर आप जानते हो कि इस फिगर में ऑलरेडी सिमिलैरिटी लगती है, कैसे लगती है? आपने बोला अगर ये 90 है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है और एक अल्फा है, एक बीटा है। तो अगर आप यहां पे 90 ले रहे हो, ये 90 है, ये बीटा है, तो बचा हुआ अल्फा हो गया। यहां पे 90 ले रहे हो, ये 90 ले रहे हो, अल्फा, ये बीटा। यानी कि आपने बोला एक तरीके से सिमिलैरिटी का मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल्स बराबर हो। तो आपको पास एक छोटे वाला, एक बड़े वाला और एक बहुत बड़े वाला, 3 ट्रायंगल है जिनके अंदर सिमिलैरिटी है। मैंने बोला सिमिलैरिटी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों ने एक क्लास देखी है कि 8 टूल्स बाय आभास सैनी करके मैंने एक चीज दी थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 बार बोलने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ते, ठीक है। उनके लिए दोबारा, क्योंकि वो अभी तुरंत अभी हाल फिलहाल में जानने लगे हैं मुझे, उनके लिए मैं ये करवा रहा हूं। और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगी, बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले आप देखो कि अगर पार्ट वन में मैंने बोला कि अगर एक इस टाइप की शेप है, 90 के अंदर 90 है, मछली की आंख ये है, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है, मान लो इसकी वैल्यू है x, ये मान लो p है, ये b है, ये h है, ठीक है। तो आप बोलोगे x जो निकलेगा वो निकल जाएगा p इंटू b/h। एक पहला तरीका। एक x को निकालने का तरीका ये भी है कि आप 1/x² = 1/p² + 1/b²। ये दूसरा तरीका। एक और तरीका है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस है a और मान लो ये वाला डिस्टेंस है b, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे x² = a इंटू b। पार्ट 1। पार्ट टू की बात करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आपने बोला कि 90 के अंदर 90 के अंदर 90। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया मान लो ये है a, ये है b, ये है x, ये है इतना c, ये है d और ये पूरा मान लो h है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बोला a² जो आएगा वो c इंटू h आएगा, b² जो आएगा वो d इंटू h आएगा। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि a² डिवाइडेड बाय जो b² आएगा वो c/d आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देंगे इस पे, ठीक है, बिल्कुल आराम से बताएंगे। उसके बाद एक आखिरी चीज, यानी कि पार्ट 3। ये क्यों करना पड़ रहा है? बार बार सिमिलैरिटी पेपर में लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्ट 3 फिर से 90 के अंदर 90 है, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मान लो ये इसका नाम दे दो, फिर से a b x c d ऐसे दे दो। तो अगर मुझे b निकालना है तो आएगा a इंटू x/c, और अगर मुझे a निकालना है तो आएगा b इंटू x/d। खत्म। इस छोटी सी पार्ट से, मतलब ये 3 पार्ट से
इन 3 पार्ट से आपके क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पे 5 है। तो अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, पार्ट 1 के एग्जाम्पल है, अगर मान लो मुझे ये निकालना है तो आप बोलोगे ये वाली लेंथ ये 90 है। ये ध्यान रखना कहीं ये सिंगल 90 के अंदर 90 होना चाहिए, वरना बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो आपने बोला अगर ये आपको x निकालना है तो इसके कितने तरीके हैं। पहला तरीका 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 12/5। दूसरा तरीका 1/x² की वैल्यू निकालोगे 1/3² प्लस 1/4²। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अगर आप बोलोगे अगर मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो आपने बोला इसका तरीका एक और है, पार्ट 2 को यूज कर लो। पार्ट 2 को यूज कर लो। पार्ट टू कैसे यूज कर सकता हूं मैं। पार्ट 2, ठीक है, कि अगर ये 3 है और ये 4 है, यानी इसका स्क्वायर करो, ये पूरी लाइन 9x हो गई और ये वाली लाइन 16x हो गई। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें, आप एक और एग्जाम्पल मतलब अगले उस पे चले जाओ। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर मान लीजिए ऐसे करके मैंने बना दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने यहां पे बना दिया, मैंने बोला ये 3 है ये 4 है, तो आप ये जो लेंथ है ना, ये 3 के स्क्वायर यानी 9 यूनिट्स और ये 4 के स्क्वायर यानी कि 16 यूनिट्स में टूटेगी। यूनिट्स यानी कि आप बोल रहे हो कि 25 यूनिट्स की वैल्यू, 25 यूनिट्स की वैल्यू एक तरीके से 5 है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9/5, यानी कि ये वाली चीज इतना पार्ट हो गया 9/5। और अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये हो गया 16/5 एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ये 16/5, ये 9/5 और ये इतनी लेंथ ये वाली कितनी है 12/5। तो आप करके देख सकते हो, पार्ट 3 में भी लगा सकते हो, मतलब पार्ट 1 में ये वाला लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी अगर मैं 144/25 लिख दूं तो क्या वो 9/5 इंटू 16/5 आएगा। यानी आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा, यानी पार्ट 1 का पार्ट वेरीफाई हो रहा है, पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके अलावा ये वाला हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पार्ट 2 वाला भी पार्ट आपको ढंग से समझ में आ गया। आप ऐसे भी कह सकते थे, लेट्स से जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आज, जैसे आपने देखा होगा कि ये 90 है, यहां से भी 90 ले लिया, यहां से 90 नहीं, ऐसे करके ये वाला आपने देखा होगा क्वेश्चन कि जैसे ये मीडियन है और ये भी मीडियन है और यहाँ पे 90 पे कट हो रहा है, तो ये 2x है ये x है क्योंकि मीडियन है, तो आपने बोला ये मीडियन है और ये वाला पार्ट है। तो अगर हम छोटे से में देखें तो 90 के अंदर 90, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे, मान लो ये आपकी वैल्यू है g मतलब मैं इसको g की जगह मैं ले लेता हूं a, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पार्ट 2 से मैं लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर 2x इंटू 3x हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a²/6, तो आप x की वैल्यू कह सकते हो a/√6। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आ चुका है, 90 के अंदर 90 वाला टूल डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब मैं एक और पार्ट ले लेता हूं, पार्ट 3, यानी कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऐसे समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मेरे को ये मतलब कि मेरे को इस तरफ की वैल्यू मेरे को ये निकालना है, ठीक है, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है a, ये दे रखा है b, ये दे रखा है c, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे AB/C। ठीक है, यानी इधर से आप उधर मतलब इधर की वैल्यू दे रखी है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। या फिर अगर मान लो आपको ये दे रखा है ऐसे 90 और 90, अगर मेरे को ये वाला निकालना है तो आप बोलोगे अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो आप लिख दोगे xz/y डायरेक्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी एक प्रॉब्लम मैंने करा रखी है, अगर किसी को पता हो। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहां से 90, यहां से 90 और ये वाला आपका ऐसे करके ये सेंटर है, और यहां पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये 90 और ये 90, ठीक है, 90 के अंदर 90 ड्रॉ हो जाता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल लेट से इसकी बात कर रहा हूं, मुझे ये निकालना है, या फिर मतलब अगर मैं बात करूं इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना कि 90 के अंदर 90 दिख रहा है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो आप बोल सकते हो कि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, या फिर वाइस वर्सा, आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये 90 है, यहाँ पे भी 90, एक ही बात होती है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आया था जिसका आंसर शायद 20/3 था, तो ये शायद ऐसे था कि ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ऐसे कर नहीं उल्टा होगा ना, ये था ऐसे कि यहाँ पे 5 था, ये 4 था, ये 3 था, तो
तो आपका आंसर ये 20/3, क्योंकि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो डायरेक्ट। तो ये आपको शायद रिवाइज होना चाहिए आपके पेपर से पहले। एक क्वेश्चन एसएससी ने गलत भी पूछा था इस टाइप का, जो आप लोगों ने चैलेंज किया था, जब सब बोल रहे थे कि ये तो पता नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा। वो गलत क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर इक्विलेटरल बांध लिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपके 8 टूल्स हैं जिसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री को लेके बच्चे बहुत चिंतित होते हैं, इसलिए ये सब चीजें करानी पड़ती है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपकी रिवीजन हो गई होगी। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, पिवोट पॉइंट प्रॉब्लम होती है जो ज्योमेट्री में, मैं वो करवा रहा हूँ। और ये कैट में सबसे पहले पूछी थी, उसके बाद लास्ट ईयर मेंस में एसएससी ने भी पूछी थी। आप ज़्यादा इसके डेप्थ में मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि सपोज करो ये एक लकड़ी है, ठीक है। ये लकड़ी है एक पूरी, ठीक है। इसकी लेंथ है a+b, टोटल लेंथ a+b है। मान लो मैंने इसको यहां से ब्रेक करा, यहां से, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, यानी ऐसे टूट गई एक तरह से, ठीक है। सिर्फ इतना समझो अभी तक। अब देखो इनको क्वेश्चंस में कैसे, जो लकड़ी, बस मेरे को इतना ध्यान रखना है, जो लकड़ी टूटी हुई है ना, आप उसको सीधा करेंगे और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है कि एक ट्राइंगल है PQR। ड्राइंग थोड़ी सी खराब मिलेगी आपको, थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा खराब मिलेगी, तो मैनेज कर लेना। PQR है, ये 120 दे रखा है, ठीक है, ये 120 डिग्री है, ओके। PS परपेंडिकुलर है, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जैसे परपेंडिकुलर है, ये PS है। अब देखो इसने बोला ये जो चीज है ना, यही मेरे को बता रहा है कि ये पिवट पॉइंट प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरे को ये सब चीजें दिखेंगी, मुझे दिख जाएगा पिवट पॉइंट प्रॉब्लम है। कैसे? इसने बोला PQ + QS, यानी एक तरह से A+B। मैंने बोला ये PQ है और ये QS है, तो आपने बोला अगर ये A है, ये B है, ये बराबर है SR के, ठीक है। सॉरी, QR लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, यहां पे SR लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है, एक सेकंड रुके। दो तरीके की बन सकते हैं, दोनों बना दिए हैं मैंने, टाइप में गलती कर दी, कोई बात नहीं। अब देखो, यानी कि ये वाला पहली बार ये केस है कि ये इसके लेंथ के बराबर है। एक और केस बनता है जब वो PR के बराबर हो जाएगा, वो मैंने नेक्स्ट में लिया है। अब आप देखिए कि ये जो लकड़ी थी, ठीक है, ये SR थी, और अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा Q है, इसी को पिवट पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि जो मेरा AB था पूरा, वो AB था, वो ऐसे टूट गया, ठीक है। ये देखो, ये जो चीज थी, समझ लेना थोड़ा, एक बारी, बस एक बार समझ लोगे तो बात बन जाएगी। ये जो लेंथ है पूरी, ये Q पॉइंट से टूटी है, A+B Q पॉइंट से टूटी है, तो मैंने बोला इसको सीधा कर दो, यानी आपने बोला इस वाली लकड़ी को मैं ऐसे सीधा कर देता हूं, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोला ये A तक है, ठीक है। अब मेरे को क्या पता चल गया, ये वाला मान लो Q डैश, ठीक है, इस लकड़ी को मैंने सीधा कर दिया, ताकि ये A+B और ये वाला लेंथ में देखने में नहीं लग रहा, बट ये भी A+B है, SR भी A+B है। अब देखो जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, अब आप देखो अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। आपको क्वेश्चन नहीं समझना, आपको अप्रोच समझनी है। अगर आप अप्रोच समझ लेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लगा देंगे, पेपर में आए हुए में भी लगा देंगे। अब देखो मैंने मान लिया ये अल्फा अल्फा है, ठीक है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल से मुझे ये वाला एंगल, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, PQS बोला जाए, तो क्या मैं इसको 2 अल्फा लिख सकता हूं? लिख दोगे। और अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं ट्राइंगल PS और Q डैश को देख रहा हूं, PS और Q डैश को, और अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी देखूं कि ट्राइंगल PS और R में कॉन्ग्रुएंसी है, कैसे? PS कॉमन, Q डैश S A+B है, SR भी A+B है, और आपने बोला 90 है, परपेंडिकुलर है, तो आपने बोला SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं इस वाले को, R को, क्या मैं अल्फा बोल सकता हूं CPCT से? आपने बोला CPCT से अल्फा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपने बोला अगर 120 + 2 अल्फा + 3 अल्फा
यानी अगर मैं बोलूं 120 प्लस 3 अल्फा की वैल्यू 180 होनी चाहिए, यानी अल्फा मेरा 20 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, एंगल क्यू पूछा था, क्यू मेरा 2 अल्फा था यानी 40। अभी यहां नहीं रुकना, कंसेप्ट अभी चलेगा, समझो। हमने क्या करना है, सिर्फ लकड़ी को सीधी कर देनी है। अब देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, पी क्यू आर बनाया मैंने, पी क्यू आर, ठीक है। इसने बोला आपकी बारी पीएस एंगल बाइसेक्टर है, या तो एंगल बाइसेक्टर देगा या परपेंडिकुलर देगा। देखो अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री क्लासेस मेरी देखी तो आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो अपने साथ 3 चीजें लेके चलता है, तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी लेके चलता है। एंगल बाइसेक्टर अपने साथ 2 चीजें लेके चलता है, तीसरी चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपने स्कूल में चीजें सुनी होंगी, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोला पीएस, अब मैंने मान दिया ये वाला मेरा पीएस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अल्फा अल्फा ये मुझे दे रखा था। अब की बार इसने बोला पी क्यू प्लस क्यू एस, यानी इसकी बात अगर मैं करूं पी क्यू प्लस क्यू एस पी आर के बराबर है, यानी इस बार ये देखो ये ए प्लस बी है। अगर मैंने बोला ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ये ए प्लस बी है, बात को समझना। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं क्यू, देखो फिर से आप ये देखो एक लकड़ी है जो ब्रेक हो गई है, आपको क्या करना है, सीधा करना है। पिछली बार मैंने इसको ऐसे इस तरफ सीधा किया था क्योंकि मैं एस आर के बराबर था। अब की बार अगर मैं इधर से कर दूं, आप अंदर की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन आप एक ही अप्रोच चलाओ ताकि आपके पेपर में आपके वो काम आए, ठीक है। तो मैंने बोला इसको क्यू एस को मैं सीधा कर देता हूं, मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। बी, अब क्या हो रहा है, देखो ये पूरा ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी है, ठीक है। देखने में नहीं लग रहा बट वो है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बी और बी इस वाली लकड़ी को सीधा कर दिया, यानी मैंने इसको बोल दिया ये एस डैश तक सीधी हो गई। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। आप देखो अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा हो जाएगा। एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर है, बी और बी बराबर है, आपने बोला क्यू एस भी बी है क्यू एस डैश भी बी है, तो अल्फा अल्फा, तो यहां से ये 2 अल्फा हो गया एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पी एस और एस डैश को बोलूं कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एस और आर के, कैसे भाई, एक अल्फा अल्फा हो गया, एक साइड हो गई, और अगर आपने बोला ये वाला ए प्लस बी के बराबर है, 3 चीजें मिल गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो क्या मैं इधर से इस वाले को आर को बोल सकता हूं कि ये भी अल्फा आएगा, सीपीसीटी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जैसे ही आपने बोला कि अल्फा आ गया, क्योंकि इधर से एस डैश के कॉन्ग्रुएंट अगर बात करें तो आर है, तो फिर से अगर एक ट्रायंगल में ऊपर वाला कितना है 108, 108 प्लस 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा की वैल्यू 24 हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या, आर पूछा यानी अल्फा 24। तो ये पिवट पॉइंट प्रॉब्लम है जो हर कोई नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट जो लास्ट ईयर हुआ है उसमें अगर मान लो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, जैसे ये वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इस वाले में थोड़े से चेंजेस कर दिए, ये भी वायरल क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस क्रिएट किया कि एंगल बाइसेक्टर और लकड़ी। देखो आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आपने इस लकड़ी को इधर से सीधा कर दिया था, लेकिन इस वाले में मैंने क्योंकि मेरे को पीआर के कॉन्ग्रुएंट बनानी, तो मैंने इसको ऐसे सीधा कर दिया, खत्म। तो ये आपका आज का वो था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको बहुत काम की चीज है, आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि सब ठीक चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर देना, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। गुड आफ्टरनून नहीं भाई, गुड मॉर्निंग। अपन उठते हैं अभी, थोड़ी बहुत आंख बीच बीच में खुलती रहती है, काम करते रहते हैं, बट प्रॉपर बेड से अभी उठते हैं। चलो देखिए, ये कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिगर पे क्या 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 ये पर्टिकुलर चीज, ये भी क्या क्या पूछा है, या फिर ये देखो ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा था,
ये CHSL में पूछा है इवनिंग शिफ्ट में, और ये नहीं पूछा आज तक लेकिन पूछ सकते हैं, ये वाला मैंने डाला था रिसेंटली, और जो आज पूछा है वो भी, सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि आज कुछ चैलेंजिंग आया नहीं है तो दिमाग की दही हो गई सुन के। अब कुछ तो कराना है तो बढ़िया तरीके से, फिर मैंने सोचा कि बेस्ट ये है कि इस पूरी फिगर का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी फिगर का अपन पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल, पी क्यू आर का पेरीमीटर दे रखा है आपको, पी जनरलाइज बता रहा हूं, और आपसे पीटी पूछा है, आपको पेरीमीटर दे रखा है पी क्यू आर का पी, और आपसे पीटी पूछा है, कैसे करोगे? स्टार्ट करते हैं। सब ठीक चल रहा है ना? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं भी। हाँ, सब ठीक चल रहा है। अब देखो, जैसे पी क्यू आर का पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि आपने बोला पी दे रखा है हमें पूरा पेरीमीटर। आप सबसे पहले एक चीज देखो, जो बेसिक वार्म अप वाली चीज होती है वो ये होती है कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे मैंने पॉइंट लिया, अगर मैं यहां से दो ऐसे करके टेंजेंट डालता हूं, ठीक है, जब आप ये दो टेंजेंट डालते हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, कहीं से भी डालो आप, चाहे इतनी पास से डालो, और टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, तो ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। और भी चीजें होंगी रिक्वायरमेंट तो मैं बताऊंगा, पहले ये देखो। तो आपने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर पोर्शन इसके बराबर है, ठीक है। आप इसका नाम दे दो लेट से एम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि क्यू एम बराबर क्यू एस और एम आर बराबर आर टी। और आप फिर से एक चीज देखो, आपने बोला यहां पे पूरा का पूरा ये पीटी बराबर पीएस, पीटी बराबर पीएस। तो लेट से मैं इस क्यू आर को ए, इतना पोर्शन ए है, इतना पोर्शन बी है, इसमें तोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आपने बोला ये पर्टिकुलर जो एम आर है वो बी हो गया, ठीक है, वो बी हो गया, पॉइंट समझना, ये बी हो गया। और आपने बोला कि क्यू एम बराबर क्यू एस है, तो ये ए हो गया, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि पी एस बराबर पीटी होगा, क्योंकि बाहर वाला जो टेंजेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो आपने बोला पी एस इज एक्चुअली पी क्यू प्लस ए, और आपने बोला पीटी इज एक्चुअली पी आर प्लस बी, ठीक है। और आपको जो पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर मेरे को अगर पी दे रखा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पूरा लिख लेता हूं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आपका कितना आ गया, ये पी आर बराबर पी दे रखा है। तो हमने बोला एक काम करो ना, आप ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आप पी क्यू, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारे को जैसी अगली बार क्वेश्चन मिले तो हम 1 सेकंड में सॉल्व कर दें, ठीक है। आपसे पूछा कितना है, पीटी पूछा है, तो आपने बोला कि अगर आप पी क्यू, अब ये देखो क्यू आर को अगर मैं ब्रेक कर दूं, यानी कि मैं इसकी जगह ऐसे लिख देता हूं ए और यहाँ पे बी लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये पूरा का पूरा आ गया कि आरपी, ये पी आर लिख दिया, एक ही बात है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या किया, मैंने क्यू आर को ए प्लस बी जो मैंने माना था मैंने उस तरीके से लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर किसी को ये बोरियत लग रही है कि इतना क्यों करा रहे हो, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा जो मैं आउटपुट बताऊंगा उस पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। बहुतों को पता होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और कई बार आपने देखा होगा। अब मुझे बताओ कि जैसे अगर ये दोनों बराबर है, अगर मैंने बोला कि इक्वेशन वन है पी क्यू प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे पी आर, ये दोनों चीजें बराबर है, तो मैंने बोला कि अगर मैं ट्वाइस ऑफ इसकी जगह, देखो आप पी क्यू प्लस ए की जगह ये लिख दो, तो आपने बोला ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस बी लिख सकते हो, जो कि पी आ जाएगा, यानी कि पी आर प्लस बी की वैल्यू पी बाई 2 आ गई, और पी आर प्लस बी ही एक्चुअली पीटी है। यानी कि आगे से मुझे जब बोला जाएगा कि आप चाहो तो पीटी निकालो, या फिर आप अगर पीएस निकालने को भी बोलता है, तो हम सीधा सीधा पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? पेरीमीटर का हाफ। यानी कि जो मैंने इतनी चर्चा करी, इसका सीधा सीधा निचोड़ ये निकल कर आता है कि अगर पेरीमीटर पी दे रखा है और मेरे से पूछा कि भैया पीएस बताओ या फिर पीटी बताओ, तो मैं पेरीमीटर का आधा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पेरीमीटर का आधा। इतना पॉइंट समझ में आया? यस और नो? इतना पॉइंट समझ में आया? ये जैसे मान लो कुछ ही लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, जिसकी तैयारी थोड़ी सी हल्की रहती है, उन्हें नहीं पता होता, बाकी सबको ये पॉइंट पता होता है। तो
तो आगे से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देखते ही कर देंगे, पेरीमीटर दे रखा होगा तो आप सीधा सीधा इसको आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एम आई क्लियर और नॉट? वाह सर, राज सर। चलो नेक्स्ट। अब देखो जैसे मेरे से पूछा है कि एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर होता है जैसे अगर मैं पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर, और मैंने क्या करा, पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो आपने बोला कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू आर करता हूं, यानी कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं और मैं सीधा सीधा एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, यानी कि मैं इसको देखो अलग से भी बना सकता हूं कि जैसे आपने बोला ये, तो मैं अगर यहां पे इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये यहां से मैंने कंपास रखा, एक आर्क लगाई, यहां पे कंपास रखा, दूसरी आर्क लगाई, तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो आपने बोला ये ऐसे करके ये ड्रॉ हो गया, ऐसे करके चला गया, ठीक है। अब इस वाले को भी बढ़ाओगे तो फिर से आपने एक आर्क लगाई और यहाँ पे रख के फिर इधर और इधर, यहां से और यहां से, तो ये यानी कि मैं यहां से भी जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये मान लो अल्फा अल्फा है और ये वाला बीटा बीटा है, तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं ना, उसको एक्स सेंटर बोला जाता है, ठीक है, उसको एक्स सेंटर बोला जाता है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से एक्स सेंटर बनेगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनेगा। इतना समझ में आया? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से एक्स सेंटर बनेगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से आपका इन सेंटर बनेगा, ठीक है, और वहां से फिर वो इन रेडियस मतलब इन सर्कल बन जाएगा, और यहां से जो मेरा बनेगा ये, इस वाले सर्कल को क्या बोलूंगा मैं, एक्स सर्कल, ठीक है। ये बहुत पुराना सवाल है और इसके पीछे भी एक अपनी ही स्टोरी है। जब 2017 में पहली बार पूछा था तो लोग पता नहीं क्या शिफ्टिंग विफ्टिंग पता नहीं कैसे कैसे कराते थे इसको। अब वही है कि थोड़ा सा पता होने वाली बात हो जाती है। अब आपको मालूम है, अब ये सबको मालूम है, ठीक है, कि क्या होता है। अगर मेरे से पूछा जाए, अब देखो एक्स रेडियस पूछी जाएगी तो आप ये एक्स रेडियस होती है यहां से, जो जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों मेरे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो इसी को बोलते हैं, देखो अभी सीजीएल भी होना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपने बोला इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये अगर लेंथ मेरी एक्स है, इसको मैं बोलूंगा एक्स रेडियस। क्या बोलूंगा? एक्स रेडियस। अब देखो आपको एक्स सेंटर पता चल गया कैसे बनता है, एक्स रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं। अब मेरे को बोला गया है कि फाइंड क्यू ओ आर, ठीक है। आपने बोला क्यू ओ आर, पहला पॉइंट तो बहुत आसानी से निकाल दूंगा मैं। क्या होता है इसका प्रूफ अगर देखना है आपको तो मेरी आप 2-3 तरह की पीडीएफ है, एक ज्योमेट्री क्लास नोट्स है, वो 200 पेज की पीडीएफ है। इस टाइम वो करने का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं कि जैसे प्रूफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं बस वही करवाते हैं, ठीक है, सबके प्रूफ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आप देखो अगर मैं बात करता हूं मेरे को क्यू ओ आर निकालना है तो मैं निकालूंगा 90 माइनस एंगल P/2, यानी कि ये जो एंगल निकलेगा क्यू ओ आर 90 माइनस P/2। अगर मेरे से पी ओ आर पूछा, देखो अब मैं फिर से इस फिगर को एक खाली पेज पे लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा आंसर? चलो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया होगा, बता पाओगे? बताना जरा। पहला तो सबने बता दिया, प्लीज सेशन को लाइक करिए आप। दूसरा बताओ, मैंने बोला एंगल पी ओ आर बताओ, यानी कि आप ये वाला पूछ रहे हो, ये और ये मैंने पूछा, ये बताओ, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं सीधी सीधी इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली, तो क्या है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और अगर मैं, अब देखो मेरे को एक थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा बतानी पड़ेगी, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये लाइन क्या है? जब हम एक पॉइंट से, अब देखो चल नीचे यही बता देते हैं, या मान लीजिए जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहां पे ये 90 होगा और यहां से ये भी 90 होगा, ठीक है। और अगर आपने ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दी, आप मुझे बताइए कि क्या ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये वाला इक्वल होता है, ये रेडियस भी इक्वल होती है और 90-90 होता है, तो आपने बोला हाँ ऐसे ऐसे हमारे दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो आपने बोला ये जो ओपी मिला है ना आपने,
इट इज नन अदर देन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये वाला ओपी, और ये मेरा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, तो मेरे पास तो वही वाला डायग्राम हो गया जो हम बाबा आदम के जमाने से करते आ रहे हैं, ये वाला। तो आपने बोला अगर ये वाला Q है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हाफ ऑफ Q/2, यानी कि मेरा जो आंसर मैंने पूछा था, मैं बोल सकता हूं कि Q/2 आ गया। डन, फिनिश। समझ गए? तो वो आपसे पूछेंगे तो ये वाला पूछ लेंगे हल्का सा, कि भाई आप लोग सारे ये तो जानते ही हो कि 90 - a/2। अब वो क्या करेंगे, वो इधर इधर से ऐसे पूछ लेंगे, तो आपको सीधा Q दे देंगे और बोलेंगे बताओ आंसर। तो मेरा आंसर कितना आएगा, Q/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा। आपने बोला अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया। रिलेट कर लिया आप लोगों ने? यार लिखते रहा करो ना, मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा। कुमार स्वराज का लास्ट मैसेज है, उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अब हम अगले उस पे जा रहे हैं। अगर मेरे को PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस, तो सीधा सीधा मैंने इसकी डायग्राम भी डाला था कि 1, 2 और 3, बशर्ते ये तीनों बराबर होने चाहिए। यानी कि आपका अगर PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस का रेशियो 1, 2 और 3 में होगा। आपको कल को वो क्या बोलेगा, सीधा सीधा रिलेट करने को बोल देगा कि ये चीज दे देगा कि 1 यूनिट की वैल्यू मान लो अल्फा है, तो आपको यहां निकालना है तो ये 3 अल्फा। तो ये चीज आपको मैंने इमेज में दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, अभी तक अगर नहीं आई तो आएगी जरूर। ठीक है, मेन बात है कि हम इस इमेज को इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि वो आगे के लिए हमारी रेडी रहे। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपके पास मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। डू इट, बताइए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, देखते कितने बच्चे करते हैं। सेशन को लाइक वाइक नहीं किया आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। सर आपका सुपर 100 बैच कब आए? अरे आएगा वेरी सून, क्योंकि अभी प्री जैसे ही खत्म होगा तो हमें 100% मेंस की तरफ जाना है, तो आने ही वाला है वो बैच, परेशान मत हो। शाबाश। अच्छा वैभव, वैभव ने आंसर डाल दिया। हाँ चलो ठीक है वैभव, आपने पहली बार किया है या याद था? देखो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 8 दे दिया, PR मुझे 9 दे दिया, QR मुझे 7 दे दिया, आपसे रेडियस पूछ रहा है, यानी इस वाले सर्कल ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, ये याद रखना कि 90, ये 90 होता है। कई लोग पता क्या करते हैं कि उनको इन रेडियस के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, एक्स रेडियस के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। जहां पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेरी लेंथ पे पड़ता है उसे हम एक्स रेडियस बोलते हैं। और अगर इंटरनल में भी वही है कि आप जहां पे मीट करता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मैंने ये इमेज दी थी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ट्यूब के मॉक्स में ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि भैया आपको बोला था कि ये कर लेना कि R बराबर डेल S माइनस ए। तो ठीक है, अगर R बराबर डेल S माइनस ए, डेल S माइनस ए मेरे से पूछा है, तो मैंने बोला कि डेल का मतलब क्या होता है, आपने बोला कि एरिया, एरिया ऑफ PQR। तो अगर एरिया ऑफ PQR आप हीरोन से निकाल सकते हो, यानी कि एरिया ऑफ PQR अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी करके। ठीक है, तो S आपको निकालना पड़ेगा, तो आपने बोला 8 और 15, 15 और यहाँ पे 5, 24, यानी सेमी पैरामीटर आ गया 12, सेमी पैरामीटर आ गया 12। तो सेमी पैरामीटर तो वैसे भी चाहिए ना कि 12 - 7 करने के लिए भी चाहिए। तो आपने बोला क्योंकि ये जो टच करता है, ए क्या होता है, ये वाली लेंथ जहां पे टच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर के लिए भी मेरे को S चाहिए था, तो 12 - 7 यानी कि नीचे तो 5 आएगा ही आएगा, ऊपर सिर्फ आपको एरिया निकाल देना है। एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे 12, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 7 गए 5 और 12 में से 9 गए 3। ठीक है, तो आपने बोला 12 चौक 12 3 36 और यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि 12 √5 आ गया यहाँ बाहर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं
कि एक तो 12 दूनी 24, 12 36, 36, ये 6 बार आ गया और 2 बार आ गया, यानी कि 12 बार आ गया, 12√5, यानी कि ये मेरा आंसर है। फिनिश। बिल्कुल ठीक है, 12√5/5। डन। क्लियर है। हम क्या क्या कर चुके हैं देखिए आप, हमने इस फिगर का पूरा तोड़ निकाला, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियस। यहां से मैंने बताया कि कैसे हम जो हम डायग्राम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में भी वो डायग्राम प्रेजेंट रहता है कि 2 थीटा है तो थीटा। ठीक है। हमने ये भी बताया कि दोनों किस टाइप से एंगल पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये पेरीमीटर बाय 2। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये ना, ये सीएचएसएल में अब 2 क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, ज्यादा छोटा ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। ठीक है। एक सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था ये वाला, और एक सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन आया था। इस वाले ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, और आप ये वाला पहले करके दिखाइए। आपके पास 30 सेकंड है। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सवाल में देखो क्या दे रखा है आपको, पीटी दे रखा है 15, क्यूएम दे रखा है 3। आपसे पी क्यू पूछ रहा है, बहुत इजी है, आप इंस्टेंट बता दोगे। आपने बोला अगर क्यूएम 3 दे रखा है, अगर क्यूएम 3 दे रखा है तो क्यूएस भी तो 3 आ गया। तो आपने बोला हाँ ये 3 आ गया, ये आया सीएचएसएल में। अगर ये 3 आ गया, अब पीटी बराबर पीएस के, यानी कि ये पूरा भी 15 ही होगा। तो 15 में से 3 गए 12, तो 12 आंसर आना था। खत्म। ये सीएचएसएल में आया था, आसान था ना। ये वाला करके दिखाओ। इसके लिए आपको लगेगा थोड़ा सा समय, तो मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ छोड़ दो उसको, बहुत आसान है वो। आगे चलिए। शाबाश। शाबाश। करो 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 करो। मैं लिखता हूं क्या क्या दे रखा है। पी आर दे रखा है 10, क्यू आर दे रखा है 6.4। ठीक है, ये पूरा दे रखा है 6.4। पी क्यू दे रखा है 8.6। आपसे आर टी और क्यूएस पूछ रहे हैं। मान लो ये एम पॉइंट पे टच कर रहा है। बहुत बड़ा बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। जिस तरीके से डेरिवेशन करी थी वैसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, आपने बोला लेट कर लो कि ये क्यू एम ए है, तो ये भी ए हो गया, और ये वाला मेरा बी है, तो ये भी बी हो गया। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमने ए प्लस बी को 6.4 लिखा। क्या लिखा? ए प्लस बी को 6.4। ठीक है, इतना समझ में आया। और आप बोल रहे हो कि अगर पीएस बराबर पीटी है, तो मैं पीएस को लिख रहा हूं 8.6 प्लस ए, और पीटी को लिख रहा हूं 10 प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। अगर ए प्लस बी आ गई, ए माइनस बी आ गई, तो सवाल खत्म। तो आपने बोला ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। अब जो दो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा है, ये हमारा है, तो आपके पास ए भी निकल के आ जाएगा। यानी अगर मैं ए करूंगा तो दोनों को प्लस करके हाफ, तो 7.8, यानी ए मेरा आ गया 3.9। ठीक है ना, जैसे बोट एंड स्ट्रीम में करते हैं। आप क्या करते हो, ए निकालना है तो दोनों को जोड़ के हाफ, और अगर बी निकालना है तो ये कितना आ गया? 2.5। अब आप बताओ, आपसे पूछा गया है, कुछ भी पूछा है। अगर क्यूएस पूछा है तो क्यूएस मेरा ए है, निकाल चुका। आरटी पूछा है, आरटी मेरा बी है, खत्म। आया मजा? तो ये इस फिगर का पूरा पोस्टमार्टम था। अगर किसी को लगता है कि इसके अलावा भी कोई इमेज है, देखो आप कर सकते हो इसको। मैं और बहुत सारे देखते ही वर्बल वगैरह भी करा सकता हूं, बट रीजन क्या होता है कि जब हम पेपर में कर रहे होते हैं ना, देखो जितनी जल्दी ये समझ जाओगे ना उतना आपका फायदा है। या फिर आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो लग चुके हैं, आप उनसे पूछा करो कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ था, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, तो वो बताएंगे हाँ हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। किस तरीके से? ये जो सोच होती है ना आपकी, सोच ही आपका टाइम वेस्ट करती है, और सोच ही आपका सिलेक्शन कराती है। क्या सोच? कि हाँ हम पेपर में सोच लेंगे। अगर आपको लगता है कि पेपर के टाइम पे आप सोच लोगे, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता। बहुत चैंपियन बच्चे भी नहीं सोच पाते, इक्का दुक्का बच्चा होता है
पेपर से बाहर आके आप पूछा करो, अगर सच में एनालिसिस करना है ना तो आप उस बच्चे से ये पूछना, भाई तूने कितने क्वेश्चन में डिजिट सम लगाए, कितने क्वेश्चन में ऑप्शन लगाए, ऑप्शन मेथड लगाए, कितने क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगाया, कितने क्वेश्चन में आपने ये इधर उधर की ट्रिक लगाई, उसका जवाब आएगा 0। बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग जो चैंपियन होते हैं वो, ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा का पूरा भैया एंगल वाइज सेक्टर से भी तो हो सकता, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, आंसर निकालने के पीछे भागना है तो जैसे मर्जी करो। मैंने अपने तरीके से पूरा पोस्टमार्टम आपको बता दिया कि क्या इस फिगर पे क्या क्या आ सकता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी मेरी तरफ से, मेरे को नहीं लगता कि इस फिगर में आपको दिक्कत हो पाएगी। तो अगर आपको पसंद आया ये सेशन तो प्लीज आप सेशन को लाइक करना और कमेंट कर देना, ठीक है। अगर शेयर कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, फिनिश। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम वहाज सैनी है और वर्बल मैथ बाय वहाज सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आवाज कम करना भूल गया। सेशन स्टार्ट हो गया। ये जो फिगर है, ये फिगर ऐसी है जिसके बिना कंपटीशन, खास तौर पे एसएससी अधूरा है, ठीक है। जो आप थंबनेल पे देख रहे हो, इस पे एंगल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हाल फिलहाल में मैंने इसमें एक वो वाला क्वेश्चन भी कराया था जो पिछले सीएचएसएल में आया था, पिछले सीएचएसएल के टाइम पे भी कराया था और इस बार दोबारा कराया था, वो टूल लगा के। तो सबसे पहले एंगल से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं, एंगल से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं। तो आप पहले ये करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा की टर्म में आंसर बताओ, ठीक है। इस पूरी फिगर को पूरा का पूरा ब्रेक करेंगे कि एंगल से क्या क्या सवाल बन सकता है और फिर हम साइड्स पे जाएंगे। और अगर आप साइड्स पे चले गए तो फिर वो एरिया पूछेगा या क्या पूछेगा पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप काइट के बारे में जानते हैं? काइट, चलो बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट हो गया सेशन। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल है, ओ ए डी निकालना है, ए सी बी अल्फा दे रखा है, कितने सेकंड्स में निकाल पाओगे? अगर हम बोले तो 2 सेकंड्स में निकल जाएगा। कैसे? सवाल देखने के बाद आपने बोला अगर ये अल्फा है, अभी इसका पूरा वो बताऊंगा, यानी कि अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 है, तो ये भी कितना हो गया, अल्फा बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। आप एक बार बताइए, अगर मैं एक सर्कल है और एक बाहर पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, ठीक है। एक सर्कल है, बाहर पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, ठीक है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं, राइट। अब टेंजेंट है, सेंटर से अगर टेंजेंट पे ड्रॉ करूंगा तो ये भी 90-90 होता है, ये भी आप भली बाती जानते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको ज्वाइन किया सेंटर से, तो अब आपको एक चीज और जाननी है कि ये जो लाइन है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये वाली, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। काले रंग से लिख देता हूं इसको, लाल रंग से, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि 2 बराबर बराबर पार्ट्स में टूटेगा। एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये कितने पार्ट्स में टूटेगा? 2 बराबर बराबर पार्ट्स में टूटेगा। कौन सी लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है? जिसको मैं ऐसे जिगजैग कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है वो भी आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पूरा त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे? क्योंकि आप बोल दोगे एक कॉमन साइड है ये पीले रंग की, ये वाली दोनों बराबर हैं
और ये रेडियस और रेडियस है, तो आप एस से भी बोल सकते हो कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी अगर बराबर हो गए किस चीज से, आप बोलते हो सीपीसीटी से। ठीक है, अब मैं अभी एंगल्स के टर्म में इस पूरे फिगर को तोड़ूंगा, उसके बाद मैं साइड्स की टर्म में पूरे फिगर को तोड़ूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट अगर हैं आप कि इस फिगर में कोई भी सवाल मेरे से नहीं रुकेगा, तो आप सेशन को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा सवाल बना सकते हैं जिससे वो क्वेश्चन मेरे से नहीं निकलेगा, तो ये पूरा सेशन देख लेना आप, तो आपकी मदद करेगा। अब देखो, जैसे मैंने ये बोला कि ये बराबर कैसे होता है, पहली बात तो ये ऐसे जंप करके यहां से यहां कैसे आया, ये वाला आधा यहां से यहां कैसे आया। देखो, अगर मुझे अल्फा दे रखा है तो मैंने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों अल्फा बाय टू में टूटेगा, अल्फा बाय टू और अल्फा बाय टू में टूटेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको उठा के अपने पास एक रख लेता हूं और थोड़ा उस फिगर में समझाना ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना। हाँ, तो अब देखिए, आप मान लीजिए मैंने मान लिया 2 अल्फा था, तो मैंने बोला अगर ये अल्फा है ये अल्फा है, ऐसे मान लो 2 अल्फा था, ये वाला एंगल 90 है। आपने बोला एक त्रिभुज में एक 90 है एक अल्फा है, बचा हुआ 90 माइनस अल्फा होता है, मैं बोल रहा हूं बीटा है, एक ही बात है, क्योंकि मेरे को पता है और मैं ये बता रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बात तो एक ही है। आपने बोला ये वाला बीटा हो गया, ठीक है। अगर ये वाला बीटा हो गया, अगर ये वाला बीटा हो गया, आप एक छोटी सी चीज पकड़िए कि अब जिस त्रिभुज ओ डी बी, आपकी नजरें जैसे जैसे मैं बोलता हूं ना, तो डायग्राम की तरफ ऐसे चलनी चाहिए। आपने बोला त्रिभुज ओ डी बी में जब मैंने देखा, तो मैंने पाया कि सेंटर से जब मैं कॉर्ड पे लाइन डाल रहा हूं, यानी कि ये वाला 90 हो गया। तो आप बताइए कि जिस त्रिभुज को मैं येलो कर रहा हूं, येलो ऐसे, ठीक है, तो आपने बोला कि इस त्रिभुज में भी कॉम्बिनेशन वही रहना चाहिए, एक अगर 90 है एक अगर बीटा है, तो बचा हुआ यानी कि एंगल ओ बी डी कितना होना चाहिए, आपने बोला अल्फा होना चाहिए, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया कि अगर एक 90 है एक बीटा है तो अल्फा, तो आपने बोला ये वाला कितना आ गया, अल्फा। अब अगर मैं इधर से झांक रहा हूं नीचे की तरफ या उधर से झांक रहा हूं, अब मैंने बोला ना कि उस तरफ तो पूरा रेप्लिका ही होता है, आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए सी बी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल को इधर, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को जब चिपकाया जाता है उसी को काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइट। ठीक है, अब देखो, आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर मुझे ये अल्फा मिला तो यहां पे ये अल्फा मिल गया, और इधर भी सेम चीजें आएंगी, अल्फा बीटा 90, ये 90 है। ठीक है, तो आगे से जब आपसे जैसी कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको देगा तो आपको ध्यान रख लेना है कि अगर पूरा दे रखा है तो उसका आधा इसके बराबर है, एंड अगर आधा ही दे रखा है तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, प्लीज आप सेशन को लाइक कर देना अगर आपको मस्त लग रहा हो तो। आगे चलते हैं, एंगल्स की टर्म में बता रहा हूं पहले। ठीक है, अब जैसे आपने बोला ओ ए बी निकालना है, अच्छा ये तो डिट्टो सेम ही कॉपी कर दी क्या मैंने, ए सी डी। चलो पूरा हम उसी को देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है, ये भी पूछते हैं, जैसे आपने बोला अगर ये अल्फा है तो ये तो एक सेकंड में अब आप निकाल ही दोगे कि अल्फा ही आएगा। क्लियर है, अल्फा है तो अल्फा। अभी हम एंगल्स की टर्म में देख रहे हैं, आपने बोला ये अल्फा है तो ये अल्फा आएगा, जंप करके इंस्टेंट आंसर आ जाएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं 90 का, अल्फा का और बीटा का। ठीक है, इसी चीज से आगे चल के सिमिलैरिटी प्रस्तुत होगी, एंगल से ही तो सिमिलैरिटी आती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कई बार वो एक छोटी सी चीज और पूछते हैं। जैसे मान लीजिए अब की बार मेरे से पूछ लिया फाइंड एंगल
ए ओ बी पूछ लिया, तब क्या होगा? आपके पास 10 सेकेंड है, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, कम ऑन। शाबाश। अभी हम एंगल्स को कर रहे हैं, अभी हम साइड्स को नहीं ब्रेक कर रहे। टूल्स से, टूल्स पे जाने से पहले एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना। अब देखो, जैसे एओबी निकालना है तो आप बोलोगे कि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को ये दे रखा है, गिवन चीज सेम ही है, आपने बोला अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओसी एंगल बाइसेक्टर है, अगर ओसी एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। आप जानते हो कि ये वाला पूरा 90, ये वाला पूरा 90, तो अगर मैं बोलूं कि चतुर्भुज ओ ए सी बी साइक्लिक होता है, आप क्या बोल रहे हो? कि साइक्लिक होता है। अब मैं वर्चुअली बना रहा हूं कि ऐसे करके मन में कि अच्छा ये ऐसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम हमेशा 180 होगा। तो आपने बोला यानी कि अगर मेरा एंगल यहाँ पे 2 अल्फा है इस तरफ दोनों को मिला के, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 माइनस 2 अल्फा। सही है? बात समझे? एंगल्स में आपको इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा ना, एंगल्स में ज्यादा वो पूछेगा नहीं। और आप एक चीज और समझ गए, हमने काइट और नोट करी इसके अंदर। किसी को काइट देखना हो तो काइट बाय आभास सैनी करके सर्च मार सकते हो आप। काइट का मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर जैसे आइसोसेलेस है, तो मैंने बोला अगर ये दो बराबर है, ये वाला एल्टीट्यूड भी होगा, ठीक है, मीडियन भी होगा, पर और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और मैंने यहां से एक और चिपका दिया, मान लो छोटा सा आइसोसेलेस, तो यहां से जब ड्रॉ करोगे तो ये भी 90 भी होगा, सब कुछ होगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा ऐसे करके। तो यही चीज मिल, हाँ रिफ्रेश कर लो। जब रिदम बन रहा होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब सही है? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? हाँ ओके। हाँ कोई बात नहीं, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे जाना है साइड्स पे, मतलब मुझे साइड्स का पूरा निचोड़ चाहिए कि भैया क्या साइड्स कैसे निकालें, क्या देगा क्या। तो पहली बात तो आपको ये 8 टूल्स, आप सर्च भी मार सकते हो, 8 टूल्स बाय आभास। अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद है। बार बार सिमिलैरिटी नहीं लगानी पड़ेगी। सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बच्चे सिमिलैरिटी लगेगी कैसी वो तक नहीं ढूंढ पाते, ठीक है, डायग्राम देख के, और एग्जाम बाहर आके निकलना करना कर लोगे। तो इसका जुगाड़ ये है कि हम डायग्राम अपने मन में बसा लें कि जब भी मुझे 90 के अंदर 90 दिखेगा तो मैं टूल्स लगाऊंगा। अब देखो इसके अंदर कैसे लगेंगे, आपको सबसे पहले तो ढूंढना है कि 90 के अंदर 90 है कहां। मैं आपको बताता हूं पहली बात कि क्योंकि रेप्लिका है तो मैं एक ही तरफ काम करूंगा, मैं दोनों साइड काम नहीं करूंगा। प्लीज सेशन को लाइक करो यार, ठीक है। मैं दोनों साइड काम नहीं करूंगा, मैं एक ही तरफ काम करूंगा। कैसे? आपने बोला कि पहली बात तो ये 90 और ये भी 90, यानी अब आपको दिख रहा है किसको मैं ऐसे अलग से बना देता हूं, क्या मुझे सब दिखेगा। कैसे? आपने बोला यहाँ पे ओ लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, और ये इधर जाके ये बीडी है। क्या है? बीडी। एक आया था ना रूट के अंदर जो क्वेश्चन आया था पिछली बार सीएचएस में, अभी हाल फिलहाल में भी कराया था, M/13 करके समथिंग समथिंग कुछ था, ठीक है। एक दिन में इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, दिमाग में नहीं रह पाता, मेरे तो नहीं रह पाता। तो आपने बोला ये 90 के अंदर 90 फिगर हमने ढूंढ ली, 90 के अंदर 90 फिगर हमने ढूंढ ली। तो अब मैं क्या क्या लिख सकता हूं आपसे, वो सबसे पता है ज्यादातर क्या पूछता है आपसे। पहली बात तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे देगा कि रेडियस 5 है, और आपको बोल देगा कि ए बी यानी कॉर्ड जो है वो आपको बोल देगा कि 8 है। तो आप बोलोगे कॉर्ड 8 है यानी कि मेरे को कॉर्ड इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो 4 4 यहां से मिल गया। ये सवाल आया भी है आपकी शिफ्ट में। तो सबसे पहले तो दो ही चीजें देगा। तीसरी चीज आप कैसे निकाल लोगे? ट्रिपलेट से, कि भाई मेरे पास अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि AC निकालो। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज ढंग से नहीं बैठी हो, तो आपकी बैंड बच जाएगी। कैसे? आपको अगर रेप्लिका मालूम है तो आप तो समझ गए ना कि सिर्फ ये चीज निकालने को बोल रहा है,
तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा? आपने बोला अगर मेरे से बीसी पूछ रहा है तो मैं तो जानता हूं बीसी बराबर एसी ही है, टेंजेंट ये भी बराबर इसके है। तो अगर मुझे पूछ रहा है, अब मैंने सबसे पहले ये निकाल देना है ट्रिपलेट से। जरूरी नहीं है आपको 5, 4 और 3 का ही देगा, बट ज्यादातर वो यही देता है और भी दे सकता है। तो आप बोलोगे अगर ये निकालने को बोल रहा है तो मैं टूल नंबर 7 और 8 देख लेता हूं। देखो क्या है, अगर मुझे इस साइड निकालना है बीसी और मुझे इधर की चीजें दे रखी है, जैसे मुझे ए भी दे रखा है, मुझे बी डी दे रखा है और मुझे एडी ये वाला दे रखा है, तो आप बोलोगे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आपने 1 सेकंड में बता दिया कि बीसी जो आएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 20/3 हो जाता है, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेम डायग्राम में वो ये वाली लेंथ नहीं निकाल पाते, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जब यूज किया था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों को कमेंट सेक्शन में डाउट थे कि आपने ये हाइट कैसे निकाली, क्योंकि उसने एरिया पूछा था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ऐसे करके पूछ लिया, अब मैं टूल से अगर, अब मुझे मालूम है कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ए बी कैसे निकालोगे। मान लो अगर ए बी मैंने निकाल लिया सिंपल तरीके से, ट्रिपलेट से निकाल लिया, या कोई भी तरीका है गिवन वाली चीज पे। अब सी डी के लिए क्या है, फिर से टूल्स ही इस्तेमाल करने हैं। कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसी में लिख दूं सारे टूल्स लिख दूं। अगर आप चाहते हो तो इस डायग्राम में भी लिख सकते हैं, वरना यहां से आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये जो 4th और 5th टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहां पे मुझे BC स्क्वायर जो मिलेगा वो CD इंटू OC, ये यूज करके, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब भी ये फिगर आए हम एक ही तरफ काम करेंगे, क्योंकि दूसरे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा रेप्लिका होता है, ठीक है। आप यहां से निकाल सकते हो, आपके पास ये भी निकालने के दुनिया भर के तरीके होते हैं। BD मैंने 3 अलग अलग इसीलिए, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का टारगेट क्या है, BD निकालना। इसको थोड़ा हटा देता हूं, ये रब कर देता हूं। तीनों का टारगेट क्या है, BD निकालना। चौथा और पांचवे का टारगेट क्या होता है, इसका स्क्वायर निकालता है इसकी टर्म में, सामने वाले हाइपोटेन्यूज की टर्म में, और AB स्क्वायर भी सामने वाली। तो ये तीनों अलग कॉम्बिनेशन है, और 7वां 8वां तो है, ठीक है। अब आप समझ गए कि अगर मुझे डायग्राम आया ये वाला, चाहे मुझसे हाइट पूछे चाहे मुझसे कुछ और पूछे, एक दो चीजें तो वो देगा ही, और जैसी वो एक दो चीजें देखा हम लोग इस चीज से रिलेट कर देंगे। तो साइड्स की टर्म में कुछ भी पूछेगा हम निकाल देंगे, और एंगल्स की टर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया। मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले यहां से यहां पे जंप करते हैं, और फिर पहले यहां से यहां निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे। जरूरत नहीं है, आप यहां से यहां पे जंप करोगे और यहां पे भी निकालोगे, बात वही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे ऐसे करने से। लेकिन बहुत सारी चीजों में जब हम टाइम ज्यादा लगाते हैं तो बहुत सारी चीजों में टाइम कम भी तो लगाना पड़ेगा। अब जो चीज हमें पता है कि आएगी ही आएगी उसमें हम टाइम बचा लेंगे, जो नई चीज आएगी उसमें हमें 1, 1.5, 2 मिनट देने में भी नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि हमने 18 क्वेश्चनों में तो बहुत सेकंड्स में कर लिया, लेकिन जो मेरे बचे हुए 7 क्वेश्चन है उसमें मैं भरपूर टाइम दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा तो इसमें और कुछ है भी नहीं, ठीक है। और अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक करना, और टेंशन लेने की तो जरूरत है नहीं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप रीजनिंग का करोगे तब भी 2 मिलेंगे, इंग्लिश का करोगे तब भी 2 मिलेंगे, मैथ्स का करोगे तब भी 2 मिलेंगे। प्री में इस तरीके की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक चीज है आपके लिए मजे वाली, सेशन डिसमिस्ड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Namaste to everyone and Jai Hind. My name is Abhas Saini and welcome to Verbal Math by Abhas Saini. Today I'm going to teach in English language because I received so many requests from southern region, and they feel inferior because everyone
speak in Hindi, especially those who teach SSC students. So I'm trying my level best. So please understand, this is my first video in English language. So let's start with the topic. Today's topic is Stewart theorem. Stewart theorem. Stewart theorem is actually the theorem, you can say the very important theorem in terms of geometry. Like we everyone know like everyone know about Pythagoras theorem. This is, you can say, this stand with Pythagoras theorem as well. This Stewart theorem is carries same importance as Pythagoras theorem. Why? First of all, let me tell you what is severiance. Suppose there is a triangle, okay, triangle ABC, and I'm drawing one line from A to BC, and suppose I'm saying AD is a straight line, okay. It can be altitude, it can be median, it can be anything, it can be any line which divide BC in any ratio, okay. So if I'm saying AD is Sevian, then I'm correct. But if I say, if suppose I'm asking you, okay, I'm asking one question, is perpendicular bisector, I'm hoping that everyone know about perpendicular bisector is. Perpendicular bisector is actually, let's say there is a line, and if I'm drawing one semicircle from here, and I'm keeping compass here and opening compass more than half and drawing one arc from here, this point, and one arc from here, okay, and now I'm drawing one straight line and joining this straight line to this center where I kept my compass, okay. So this line is actually the perpendicular bisector. So I am asking, is perpendicular bisector is Sevian? So your answer must be no. Median is Sevian? Median is Sevian, yes. You can say median is Sevian. Perpendicular, if I am drawing perpendicular, then it is also Sevian, but perpendicular bisector is not Sevian. Why? See, let me give you one example. Suppose this is our triangle, okay, and I'm drawing perpendicular bisector on this base. This is BC, okay. So it will be like this only, okay. This is the perpendicular bisector, but the condition for Sevian is it must be start from some vertex, like it must be start from A and then it will be drawn on BC. It can be start from B and then it will be fall on AC, and likewise from C to AB. So I can say that perpendicular bisector is not Sevian. Why I'm telling you this? Because Stewart theorem work with Sevians. Let me introduce what is Stewart theorem. We don't need to do proof of Stewart theorem, okay? Because as I mentioned earlier, that it is same. It carries the same importance as Pythagoras theorem. So you can say that Stewart theorem, we must learn the basic, or you can say the statement, the mathematical statement of Stewart theorem. What is this? First of all, this is your triangle ABC and AD is any Sevian, okay. Let's say AB is, this is A, this is B, this is M, this BD is M and CD is N. So that means AD is a Sevian which divides BC into M ratio N, okay, and this is X. So Stewart theorem states that if I take A square N plus B square M equals to M plus N, and here X square plus Mn, this result is actually the Stewart theorem. This is the, you can say, father concept or mother concept of so many theorem, and it will definitely come in your exam in SSC, especially in SSC. They ask question directly on Stewart theorem or extension, which I'm going to tell you in a few minutes. Okay, so this is your Stewart theorem. I'm again stating that if I take AD as a Sevian, then this result is true for all type of triangle, okay, all type of triangles. So this is your Stewart theorem.
Now, let's say, I'm sure everyone heard about Apollonius theorem. Apollonius theorem, right? What is Apollonius theorem? Apollonius theorem work with medians. Let's say this is your triangle and AD is now median. AD is your now median. That means AD is dividing BC into two equal parts. That means if I am taking this A, this is B, this is X, and here M, and again CD is also M. You can say, or you can say that M equals to N. So this is your Apollonius theorem in which AD is median. You can say this is the special case of Stewart theorem. This is also very important, and this is like I'm sure that if anyone is serious about SSC exam, then he or she must know about Apollonius theorem. But now you will relate Apollonius theorem with Stewart theorem. Let me write Stewart theorem for this triangle. What is Stewart theorem for this triangle? A square M plus B square M, again M, okay, because I'm taking CD as M. Now here M plus M, that means M plus M, and now X square plus M into N, that is M square. Okay, so you can do one thing, like you can cut this M, and here you have 2M, so you can easily cut M on LHS on RHS. Okay, so now I left with this result, A square. Okay, so now A square plus B square equals to 2M and X square plus, you can take M as BC by 2 whole square. So this is your Apollonius theorem. Again, this is very, very important, and SSC, you can say that SSC favorite is Apollonius theorem as well. Or you can say they are asking question on Stewart theorem or extension of Stewart theorem. This is, you can say, daughter concept of Stewart theorem. Okay. Now I'm taking second extension in which you can easily see that ABC is a triangle. ABC is isosceles triangle. Isosceles triangle in which AB equals to AC. Suppose I'm drawing this AD. AD is your median. Now this is special case of isosceles triangle. Okay, and again I'm writing here A, now B, or you can say B equals to A, M, N, X. First of all, I'm writing Stewart theorem based on isosceles triangle. Okay, let me say this is your normal triangle, any triangle, and I'm writing Stewart theorem on it. A square N plus B square M equals to B, or you can write it as A as well. A square N plus B square M. Now M plus N, and here X square plus M. Okay. So if I take B square as here I can rewrite it as A square. And once you write A square common, M plus N, and this M plus N will cancel out with this M plus N which is present on right hand side. So X square plus Mn. So I can easily say that third result is actually X square equals to A square minus Mn. This is very, very important result, and I think 2 or 3 questions asked on this result in CGL 18 mains. I think in every shift they asked one question on this result. So let me epitomize these all 3 results in one picture. This is your you can say the complete brief of the class. This is your triangle. First result is this one. This is actually the Stewart theorem. Stewart theorem. Okay. Second one is special case Apollonius theorem, which is this one. Second result is Apollonius case. Apollonius is based on the triangle in which AD is median. Third result is actually the isosceles one in which A equals to B, and in second here M equals to N. Okay. So these 3 results are very, very important. If you know only Stewart theorem, you can derive in your exam. It will hardly take like 10 seconds, and you can reach
to second result and third result. But I'm again telling you that this diagram is very, very important. You will definitely see this diagram in your examination. This diagram, this one. Let me draw it on the page. Okay, so this diagram, because they ask one question on this diagram. And now I'm giving you one homework. Okay, this is a very short session, because I'm speaking English like after around 4 or 5 years, so I'm facing some very difficulty while speaking English. So let me give you one homework. Okay, this is your homework. This question, you have to write answer in the comment box, and this question is from your previous year. Okay, this is very, very important. And one disclaimer I just want to tell you, that if you want me to teach in English, if you want that I must teach in English and I should launch my Super 100 batch or Spartan batch in English as well, you must share this video with your fellow aspirants who understand English and who are waiting for English language videos. Okay, so you can share. If I get good response, I'll definitely make second video as well, and then third video, and so on. And this is, you can say, this is the demo video, and I'm trying my level best to help to everyone, because all Indians are my brother and sister. This is the pledge actually. So this is all. I think you liked the session, and you understood the gravity of the Stewart theorem. Stewart theorem is very, very important, and you must know about it. And in comment section, you can share your feedback, and you can say whatever you want to say about the session. Thank you so much, and session dismissed. Bye bye.